स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में स्पेशल अगर देखा जाए तो जो टॉपिक चल रहा था हम लोगों का वो था मुगल साम्राज्य। जिस मुगल साम्राज्य से रिलेटेड मैंने अकबर से संबंधित मुद्दों पे एक पार्ट की वीडियो लेकर के आया था, जिसमें हमने आपसे बातचीत किया था और उसमें हमने अकबर से रिलेटेड उसके जीवन परिचय के बारे में बातचीत किया था, उसके राज्याभिषेक से संबंधित मुद्दों पे बातचीत किया था, उसके प्रारंभिक सुधार के साथ साथ पानीपत के युद्ध, इन समस्त मुद्दों पे हमने आपसे बातचीत किया था। आज मैं उसी अकबर से रिलेटेड इसकी पार्ट 2 की क्लास का संचालन करूंगा, जिसमें स्पेशल हम बातचीत करने वाले हैं अकबर की धार्मिक नीति क्या थी और अकबर के समय कौन कौन से विद्रोह हुए, साथ ही साथ साम्राज्य का विस्तार उसने जो किया है, इन समस्त मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। क्लास के संचालन होने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के इस सहयोग से हमारी मनोबल बढ़ती रहे और मैं निरंतर प्रयास आप लोगों के लिए करता रहूं। चलता हूं मैं सीधे अपने मुद्दे पे और हमारा जो मुद्दा आज का है वो है अकबर की धार्मिक नीति और साथ ही साथ अकबर के समय हुए विद्रोह और अकबर का साम्राज्य विस्तार। ये पार्ट 2 की क्लास है। पार्ट 1 मैंने क्लास दे चुका है। इस क्लास को देखने का आनंद आपको तभी आ सकता है जब इसके पहले वाली क्लास को आप देख करके पूरी अकबर से संबंधित बुनियादी भरी बातों को आप समझ पाए, तभी पार्ट 2 की क्लास को शायद आप समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है ये भी आपको लगे कि अकबर से रिलेटेड केवल इतना ही मुद्दे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अकबर की धार्मिक नीतियों को देखा जाए तो इतिहासकारों के अनुसार अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसको मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 वर्गों में इतिहासकारों ने बांट करके रखा। जो अकबर की धार्मिक नीति का पहला चरण आता है, उस पहले चरण को अगर देखा जाए तो 1556 से 75 के बीच का वो समय बताया जाता है और कहा जाता है कि प्रारंभ में अकबर को अगर देखा जाए तो एक कट्टर मुसलमान के रूप में भारतीय इतिहास में दिखाई देता है। अकबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि प्रारंभिक उसकी जो अवस्था थी वो इस्लाम धर्म का बहुत ही ज्यादा समर्थन करता था और साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी तो था ही था, साथ ही कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मस्जिदों के निर्माण में बहुत ज्यादा बढ़ावा देता था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अकबर अपनी कट्टरता का पालन इतनी ज्यादा करता था कि वो मौलवियों का आदर बहुत ज्यादा किया करता था, साथ ही साथ दिन में वो 5 बार नमाज भी अदा करता था। इस तरह की कहीं उसके अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं जागृत हो चुकी थी अकबर के अंदर। वो अन्य धर्मों की उपेक्षा, अन्य धर्मों को बहुत ज्यादा सहूलियत देने का कार्य शायद वो अपने पहले चरण में नहीं करता हुआ दिखाई देता। लेकिन जैसे ही 1575 के बाद अकबर अपने नवीन कार्यों को लेकर के उसने आया है, वो नवीन कार्य इस बात को बताने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं कि वास्तव में अकबर जो था उसके जीवन के इतिहास में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ था और वो अद्भुत और वो क्रांतिकारी परिवर्तन अकबर को कहीं न कहीं सम्राट बनने के लिए प्रेरणा भी देता है। कहा जाता है कि जब अकबर अपने द्वितीय काल के रूप में दिखाई देता है, 1575 से 1582 का जो अकबर था वो अकबर अपने पहले चरण के अकबर से बहुत ही अतिरिक्त हो चुका था, बहुत ही अलग हो चुका था। यही कारण है कि अकबर का यह धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक क्रांतिकारी पहलू के रूप में माना जाता है। क्रांतिकारी यानी कि परिवर्तनकारी अकबर दिखाई देता है। इस समय अकबर 1575 के आसपास इबादत खाना की स्थापना कर देता है और 1575 में जिस इबादत खाना को बनाता है उस 1575 के बनाए हुए इबादत खाने में 1578 तक जाते जाते इबादत खाने में हर धर्म के लोगों को प्रवेश दे देता है। हर धर्म के लोगों को प्रवेश देने का कार्य किया था, यानी कि अकबर जो था वो अब केवल इस्लाम के लिए नहीं अपितु साम्राज्य में आने वाले हर धर्मों के बारे में बहुत ही सुचारू पूर्वक, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से नियमों को संचालित करने की कोशिश करने लगा था। यहाँ तक कहा जाता है कि अकबर जो था वो 1578 में इबादत खाना में हर धर्म के लोगों को प्रवेश तो दिया ही दिया,
जिस धर्म से संबंधित लोगों को अगर देखा जाए तो उसने जैन धर्म से संबंधित हरविजय सूरी हो या जीन चंद्र सूरी हो, इनको प्रवेश देने का कार्य किया था। यानी कि हर धर्म से जुड़े हुए धर्म गुरुओं को उसने बुलाया। इबादत खाने में सारे लोगों के मुद्दों पे उसने जितनी सारी बहस बातें होती थी उसको एक्सेप्ट भी करता था। आगे चल करके 1 साल के बाद अकबर उस पर अपनी एक नवीन नीति जारी करने की कोशिश करता। हिंदू धर्म से देखा जाए तो देवी और पुरुषोत्तम को इबादत खाने के सदस्य के रूप में, पारसी धर्म से वहीं पे दस्तूर मेहर जिराना थे, और ईसाई धर्म से अगर देखा जाए तो एका विवाह और मोसेरात जो थे ये द्वितीय काल से संबंधित अकबर के द्वारा बनाए गए इबादत खाने के एक सदस्य के रूप में दिखाई देते हैं। 1579 में जाकर के अकबर क्या करता है, महजर की घोषणा कर देता है। यानी कि धर्म का अपने आप को सर्वोपरि घोषित करने का काम करता है। यानी कि धर्म से जुड़ी हुई जितनी सारी मुद्दे आएंगे, जितनी सारी बातें उठेंगे, उन सारी बातों पे अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकारी होगा वो सम्राट होगा, यानी कि वो अकबर होगा। ऐसा कुछ 1579 में वो अपने महजर की घोषणा के दौरान सूचना देता। अकबर के तीसरे काल को अगर देखा जाए तो उसका तीसरा काल जो आता है वो 1582 से लेकर के 1605 तक के अवधि को अकबर के तीसरे काल या तीसरे चरण के रूप में देखा जाता है। इस समय जो अकबर था वो 1500 वो द्वितीय चरण के दौरान किए गए उसके कार्यों से धीरे धीरे इस्लाम धर्म जो था उसकी महत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यही कारण है कि अकबर अपने तीसरे काल में एक नए स्वरूप में दिखाई देता है, और वो नया स्वरूप उसका आता है जो अकबर के तृतीय काल या तृतीय युग या तृतीय चरण के रूप में देखा जाता है। इस समय अकबर क्या करता है, 1582 में जाकर के दीन इलाही की स्थापना कर देता है, और साथ ही साथ इसको राजकीय धर्म भी घोषित करता है। यानी कि हर धर्म के लोगों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए अकबर ने 1582 में जाकर के दीन इलाही की स्थापना किया था, ताकि इस्लाम धर्म की जो बढ़ती हुई शक्ति थी, या कह सकते इस्लाम धर्म की जो अपना एक सम्मान था जो खो रहा था, इस्लाम धर्म की जो व्यवस्थाएं शिथिल हो रही थी, उन व्यवस्थाओं को एकाग्र करने के लिए अकबर ने 1582 में जाकर के हर धर्म के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से दीन इलाही को स्थापित करता। जब दीन इलाही को लेके आया था तो इस दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक जो आता है वो बीरबल था, जो टोडरमल था। जिस टोडरमल को अकबर ने ऑलरेडी देखा जाए तो राजा की उपाधि दिया था। ये जो राजा की उपाधि टोडरमल को मिला था ये ऑलरेडी अकबर ने ही दिया था, लेकिन राजा टोडरमल जो था वो दीन इलाही को स्वीकार नहीं करता है। वो दीन इलाही को क्या करता है, अस्वीकार कर देता है। अकबर अपने तीसरे चरण में बहुत सारे नवीन कार्य और भी करता है जो सामाजिक दस्तावेजों में सामाजिक समन्वय को स्थापित करने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि उसने सती प्रथा पे रोक लगाने का भरसक प्रयास किया था, साथ ही साथ विधवाओं के विवाह को प्रोत्साहन भी दिया था। यही नहीं, इसके अलावा भी अकबर आता है जो वैवाहिक संबंध होते हैं उस वैवाहिक संबंधों में आयु का निर्धारण कर देता है। लड़का को 16 वर्ष और लड़की को 14 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के वैवाहिक संबंध स्थापित हो, इस तरह की नीतियों को उजागर करना, इस तरह की नीतियों को साम्राज्य में लागू करने की कोशिश अकबर करता है। कहा जाता है कि जो हरविजय सूरी थे, यहाँ पे जो हरविजय सूरी थे जो द्वितीय चरण में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस हरविजय सूरी को ऑलरेडी जगत गुरु की उपाधि से भी संबोधित किया था। अक्सर एग्जाम में सवाल भी पूछे जा चुके हैं कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दिया था। वो हरविजय सूरी थे जो जैन धर्म से ताल्लुकात रखते थे। इसके अलावा देखा जाए तो जो जीन चंद्र सूरी थे, इस जीन चंद्र सूरी को उसने 200 बीघा जमीन दिया था उनके जीवन यापन के लिए। सिख संप्रदायों में आने वाले जो गुरु रामदास थे, इनको ऑलरेडी 500 बीघा भूमि का दान कर देता है इनके जीवन निर्वाह के लिए, और साथ ही साथ इस भूभाग में एक प्राकृतिक तालाब भी था जो अकबर ने इनके लिए इनको समर्पित कर दिया था। ये वही जगह है जहां पर के आगे चल करके अमृतसर का स्थापना किया जा रहा है। अमृतसर नामक एक नवीन नगर की स्थापना किया जाता है, और सिख भाइयों के लिए आने वाले जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, वो इसी स्थल पे बनाया गया है। इतनी सारे मुद्दों को आपको अकबर की धार्मिक नीतियों से संबंधित याद करना है।
अकबर के शासनकाल के समय कुछ विद्रोह हुए थे। उन विद्रोह में देखा जाए तो उज़बेगों ने विद्रोह किया था 1564 के आसपास में। फिर मिर्जा बेग जो था इसने भी विद्रोह कर दिया था। जहांगीर पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे मिर्जा ग्यास बेग को, इसने भी विद्रोह कर दिया था। बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में जो विद्रोह हुआ था 1580 के आसपास में, अकबर ने इसको भी पूरी तत्परता के साथ निपटने की कोशिश किया था। यूसुफ जाई जातियों का भी विद्रोह 1585 में हो चुका था। जो यूसुफ जाई जाति बाबर के अभियान के दौरान भी पंगा लिए थे, ये लोगों ने भी विद्रोह किया था। इन लोगों के विद्रोहों को भी अकबर पूरी समर्पित होकर के इनके विद्रोहों का सामना किया था। और अकबर के जीवन काल में आने वाले विद्रोहों में जो सबसे घातक विद्रोह था, जो अकबर की पूरी कटार और कह सकते हैं पगड़ी को उतारने के लिए मजबूर कर दिया था, वो विद्रोह किसी और का नहीं था बल्कि अकबर के होने वाले ऑलरेडी औलाद जो था शहजादे सलीम या कह सकते जहांगीर, वो जहांगीर के द्वारा किया गया विद्रोह था। कहा जाता है कि जो शाहजादा सलीम था, यही शाहजादा सलीम आगे चल के जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। ये शाहजादा सलीम 1599 से लेकर के 1603 तक लगभग अकबर के विरुद्ध बहुतों सारे विद्रोह किया था। इन तमाम विद्रोहों से मजबूर होकर के अकबर क्या करता है, 1605 के आसपास में वो अपनी कटार और अपनी जो पगड़ी थी, यानी कि सत्ता का जो उसके पास राजशाही सत्ता संचालित करने का जो हथियार था, उस हथियार को क्या करता है अकबर न्यौछावर कर देता है और वो शहजादे सलीम को समर्पित कर देता है। यानी कि शहजादा जो सलीम था वो अकबर का होने वाला उत्तराधिकारी होगा, इस बात से अकबर अवगत करा देता है। तो विद्रोहों में देखा जाए तो इस तरह के तमाम सारे विद्रोह आए जिन विद्रोहों का उसने सामना किया था। अकबर के साम्राज्य विस्तार जो थे, मैंने यहाँ लिखा नहीं, पेस्ट कर देता उस मुद्दे को, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके नोटबुक बना सकते हैं। अकबर के साम्राज्य विस्तार में अगर देखा जाए तो उसने उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बहुत सारा विद्रोह किया है और दक्षिण में भी उसने तमाम सारे अभियान को किया है। जो चाहे तो आप उत्तर के क्षेत्रों का जो अभियान है उसको आप यही वीडियो को रोक करके पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो जो दक्षिण के अभियान थे वो ये रहे, इसको भी चाहे तो आप वीडियो को यहीं रोक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो अकबर के उत्तर और दक्षिण के तमाम सारे विद्रोह थे। जो विद्रोह मैंने दिखाया, इन विद्रोहों में अक्सर अगर देखा जाए तो विद्रोह कहाँ हुआ था, किस समय हुआ था, वहां का शासक कौन था और कौन सी सेना वहां नेतृत्व करने गई थी, ये सारे मुद्दे मैं यहाँ पेस्ट जो किया, यहाँ से चाहे तो आप नोटबुक को बना सकते हैं। अकबर से संबंधित विद्रोह अकबर से संबंधित साम्राज्य विस्तार में कौन कौन से क्षेत्र आए, उन समस्त क्षेत्रों पे आप अपने गहनता के साथ नोटबुक को बना करके अध्ययन कर सकते हैं। अकबर जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था उसी समय एक घटना घटित हो रही है उसके साथ। वो घटना क्या थी जो मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ। अकबर जो था वास्तव में देखा जाए तो वो चिश्तिया मत में बहुत ज्यादा आस्था रखता था। चिश्ती संप्रदाय में बहुत ज्यादा आस्था रखने के वजह से अकबर एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनके दरगाह पे अक्सर अजमेर में जाया करता था, और शेख सलीम चिश्ती थे जिनके दरगाह पे अक्सर वो सिकरी में जाया करता था। अकबर चिश्तिया संप्रदाय में बहुत ज्यादा विश्वास रखने की वजह से इन दो दरगाहों पे अक्सर जाता था। जब अकबर अजमेर के दरगाह के लिए एक बार निकला था तो अजमेर दरगाह के ही समय अकबर के जीवन का एक अद्भुत ऐतिहासिक स्वरूप दिखाई देती है। और वो ऐतिहासिक स्वरूप ये था कि जब वो अजमेर दरगाह के लिए निकला था तो संगानेर नामक स्थान था, स्थान को चाहे तो आप लिख सकते हैं, संगानेर नामक स्थान था। इसी संगानेर नामक स्थान पे जो आमेर के राजा थे, राजस्थान के क्षेत्रों पे रहने वाले राजपूताना शासन कर रहे थे, वहां पे जो राजपूताना शासक था वो थे कछवाहा राजपूत, जिनका नाम भारमल बताया जाता है, या इनका एक और भी नाम इतिहास में दिखाई देता है, वो है बिहारी मल करके भी इनको बताया जाता है। तो आमेर के जो कछवाहा राजपूत थे, जब अकबर चिश्ती संप्रदाय के जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे इनके अजमेर दरगाह के लिए निकला था, तो आमेर के कछवाहा राजपूत बिहारी मल कह सकते या भारमल थे, ये पहली बार संगानेर नामक स्थान पर जाकर के अकबर से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने के बाद अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, और अधीनता को ही स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि ये राजा भारमल जो थे उनकी पुत्री मरियम उज्जमानी जो थी, इतिहास में हरखाबाई के नाम से बहुत चर्चित रहती हैं, इस मरियम उज्जमानी या हरखाबाई का विवाह कर देते हैं 1562 के आसपास अकबर से।
भारतीय इतिहास में देखा जाए तो अकबर जैसे एक मुगल शासक जो पहली बार जाकर के राजपूताना खानदान में शादी कर रहा है, वो राजपूताना खानदान कोई और नहीं था, वो कछवाहा राजपूत थे। जो कछवाहा राजपूत आमेर के शासक थे, इन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार ही नहीं किया, अपितु अपनी पुत्री का वैवाहिक संबंध भी अकबर के साथ स्थापित कर देते हैं। और ये मरियम उज जमानी का जब वैवाहिक संबंध हो जाता है तो इसी मरियम उज जमानी के गर्भ से एक औलाद पैदा होता है जिसको शहजादा सलीम के नाम से इतिहास में जाना जाता है, जो काफी चर्चित हो जाता है मुगल इतिहास में जहांगीर के नाम से। तो ये जहांगीर अकबर का ही औलाद था। जो जहांगीर स्पेशल देखा जाए तो कछवाहा राजपूताना से आने वाली मरियम उज जमानी या हरखाबाई के गर्भ से पैदा हुआ ये लड़का था शहजादा सलीम या जहांगीर कह सकते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों पे शासन करने वाले जो राजपूताना खानदान थे, वो तमाम सारे राजपूताना खानदानों ने अकबर के समक्ष जाकर के क्या करते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों में आने वाला एक ऐसा क्षेत्र था जो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, अकबर के सामने आत्मसमर्पण करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति की गौरव गाथा को बनाए रखने के लिए अकबर जैसे शासक से पंगा ले लेते हैं। और वो क्षेत्र कोई और नहीं था, वो क्षेत्र था मेवाड़ का क्षेत्र, जहां पे सिसोदिया वंशी राजपूतों का शासन चल रहा था। मेवाड़ पे शासन करने वाले जो सिसोदिया वंशी राजपूत थे, ये अकबर जैसे मुगल या मुसलमान की अधीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण है कि अकबर को इस बात से बहुत ज्यादा नफरत हो गया कि उसने सारे लगभग राजस्थान के राजपूत शासकों में सभी लगभग जाकर के अकबर के समक्ष समर्पण कर दे रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के क्षेत्रों पे रहने वाले सिसोदिया वंशी राजपूत अपनी ताकत, अपनी शौहरत को बनाए रखने के लिए, अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को उत्थान करने के लिए अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते, बल्कि अकबर के समक्ष युद्ध करते हैं। और वो मेवाड़ के क्षेत्रों पे जो मेवाड़ के शासक थे, यहाँ शासन करने वाले जो लोग थे, यहाँ जो अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते, वो कोई और नहीं बल्कि राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह के बाद देखा जाए तो यहाँ पे इन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप आते हैं शासन करने के लिए, और इनके बाद देखा जाए तो अमर सिंह इनके पुत्र चले आते हैं। यानी कि मेवाड़ के क्षेत्रों पे बादशाह जो शासन कर रहे थे सिसोदिया वंशी जो राजपूत, वो राणा उदय सिंह थे, महाराणा प्रताप और अमर सिंह थे। सबसे पहले तो देखा जाए मेवाड़ के क्षेत्रों पे अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करने की जो बात किए थे, वो पहली बार राणा उदय सिंह थे। राणा उदय सिंह के बाद आएंगे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद आएंगे अमर सिंह आएंगे। राणा उदय सिंह ने जब अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया तो अकबर इनसे सीधे युद्ध करता है, इनके तमाम सारे क्षेत्रों पे अपना एकाधिकार कर लेता है। राणा उदय सिंह भले इसी विजय में अकबर के समक्ष हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने नतमस्तक होने का काम नहीं किया था, उन्होंने आत्मसमर्पण की बात नहीं किया था। उन्होंने मुगलों जैसे क्षेत्रों पे मुगलों के दिए गए नीतियों और मुगलों के द्वारा दिए गए कानूनों के पालन करने के विरुद्ध वो हमेशा खड़े रहे, चाहे भले ही वो लहूलुहान क्यों ना हो गए। वो अपनी राजपूताना खानदान से आने वाली जो वंश परंपराएं चल रही थी, जो उनकी शानो शौकत थी, उनको बनाए रखने के लिए अपने आप को ही न्यौछावर कर दिए, लेकिन मुगलों की बातों में वो आए नहीं। राणा उदय सिंह की जैसे पराजय हो जाती है, इनके समापन के बाद देखा जाए तो यहाँ के उत्तराधिकारी के रूप में मेवाड़ पे जो आते हैं, वो आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भी अपने आप में एक वीर, यशस्वी और तेजस्वी शासक के रूप में भारतीय इतिहास को चमका देते हैं। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप का समय आया था तो महाराणा प्रताप ने भी अपने पिता के ही समान उन्होंने मुगलों की बनाई गई जो नीतियां थी उसको स्वीकार नहीं किए, मुगलों के समक्ष अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किए, बल्कि मुगलों से युद्ध किए थे। और मुगलों से जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के साथ, वो युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत चर्चित युद्ध के नाम से जाना जाता है, और वो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 के आसपास लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में देखा जाए तो दो ताकतवर सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध चलता है। एक तरफ मुगल सेना थे और दूसरी तरफ देखा जाए तो वो थे राजपूताना खानदान से आने वाले महाराणा प्रताप थे।
मुगलों के सेनाओं का नेतृत्व करने वाला जो था वो मान सिंह जैसे एक मक्कार राजपूत था। जो मक्कार राजपूत था ये मान सिंह, ये मुगलों की अधीनता को स्वीकार करके भारतीय शासकों के विरुद्ध इसने अभियान जारी करने की कोशिश किया। और दूसरे तरफ देखा जाए, एक दूसरा जो इसका नेतृत्व करता था वो आसफ खां था। यानी कि हल्दी घाटी की जो युद्ध चल रही है, इस हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ मुगल थे जिधर मान सिंह और आसफ खान नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरे तरफ राजपूताना थे जिधर महाराणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे। और इन दोनों सेनाओं के बीच में हल्दी घाटी नामक जगह पे 1576 के आसपास घमासान युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम जो था वो महाराणा प्रताप के पक्ष में नहीं आता है। कहा जाता है कि इस युद्ध में मुगलों की जीत हो जाती है और राजपूतों की हार हो जाती है। यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध था इसमें अकबर विजय हो जाता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। महाराणा प्रताप के पराजय होने के बाद ये इनके पास जो इनका घोड़ा था चेतक था, इनके घोड़े का नाम जो था वो चेतक था, वो चेतक पे सवार हो जाते हैं और चेतक पे सवार होकर के जाके पहाड़ी क्षेत्रों में ये छिप जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में ये जा करके रह जाते हैं। और उस पहाड़ी क्षेत्रों के दौरान अगर देखा जाए तो भारत में जो भील जनजाति थी, वो भील जनजाति ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में काफी समर्थन करने की कोशिश किए थे। भारत के राजपूताना खानदानों में आने वाले महाराणा प्रताप जब युद्ध के से पंगा लेते समय अपने आप को अंतिम दम के अवस्था में पहुंचने के कगार पे पहुंच रहे हैं, तो उस समय उनका सहारा कोई और नहीं बन रहा है, बल्कि उनका सहारा बनने का काम जो किए थे वो भारत में पलने वाले जनजातियों में भील जनजाति थे, जो महाराणा प्रताप जैसे राजपूत को हल्दी घाटी के युद्ध में हुए तमाम सारी विपत्तियों का सहारा बनने का काम किए थे। महाराणा प्रताप जब वहां छिपे या रुके तो महाराणा प्रताप का क्या होता है, अंतिम समय आ जाता है 1597 के आसपास 76 का युद्ध हुआ था। 97 तक जाते जाते इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनके मर जाने के बाद उत्तराधिकार के रूप में आते हैं अमर सिंह, और 1599 में जाकर के अकबर अमर सिंह के खिलाफ युद्ध कर देता है। अमर सिंह को भी पराजित उसने किया था। अमर सिंह को पराजित करने के बाद अभी पूर्ण रूप से मेवाड़ के क्षेत्रों पे अकबर अभी अपना एकाधिकार नहीं ले पाया। अमर सिंह को फाइनली रूप से पराजित करने का जो काम किया था, या मेवाड़ पे फाइनली रूप से अधिकार जताने का जो काम किया था, वो अकबर का ही पुत्र जो उत्तराधिकार के रूप में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर, वो जहांगीर था जो अंतिम रूप से मेवाड़ पे शासन करने वाले सिसोदिया वंशी राजपूतों का उन्मूलन कर देता है और मेवाड़ के क्षेत्रों पे अपना एकाधिकार कर लेता है। इतनी सारे मुद्दों के साथ साथ एक दो बात और आप लिख लीजिएगा। अकबर के दौरान अकबर जब युद्ध चल रहा है तो इस युद्ध के दौरान की एक बात लिख लीजिएगा। कहा जाता है कि अकबर जब गुजरात का युद्ध कर रहा था, गुजरात क्षेत्रों का, तो यहीं पे पहली बार वो पुर्तगालियों से मिलता है। इसको आप लिख लीजिएगा। साथ ही साथ जीवन में पहली बार समुद्र देखने का काम अकबर इसी युद्ध के दौरान करता है। गुजरात युद्ध जब अकबर कर रहा था उसी दौरान आप लिख लीजिएगा कि पुर्तगालियों से पहली बार मिला था। साथ ही साथ उसे समुद्र देखने का मौका भी कुदरत ने पहली बार नसीब किया था। और दूसरी बात आप यहीं पे बढ़ा के और भी लिख लीजिएगा कि ये वही गुजरात युद्ध है जिस गुजरात युद्ध के दौरान उसने प्रेरित हो रहा है और प्रेरित होकर के वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है। लेकिन बुलंद दरवाजे के निर्माण में इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत आता है। बुलंद दरवाजा जो है ये इसके बारे में जो बुलंद दरवाजा यहाँ लिख लीजिएगा जो बनवा रहा है इस बुलंद दरवाजा गुजरात अभियान के दौरान, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इससे वो प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि प्रभावित जो हो रहा है वो प्रभावित होता है इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए अतारकिन का जो किला था उस किले से प्रभावित होकर के उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इतनी सारी बातें मैंने जो दिया अपने पार्ट 2 की क्लास में अकबर से रिलेटेड इन मुद्दों को चाहें तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इन सारे मुद्दों का आप नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। बाकी मैं अकबर से संबंधित अपनी जो तीसरी क्लास लेके आऊंगा उसमें अकबर को फाइनली रूप से कंप्लीट कर दूंगा। तो अकबर से संबंधित अभी एक पार्ट और मैं लेकर आऊंगा जहां अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों के बारे में बातचीत करूंगा और साथ ही साथ अकबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बातचीत करूंगा जो वन लाइनर मुद्दे होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इतनी सारी मुद्दों का आप इसको नोटबुक बनाते चलिए। बाकी जब मैं अपने अगली क्लास में मिलता हूं तो वहां मैं अकबर से रिलेटेड सारी मुद्दों को कवर करते हुए अकबर टॉपिक को वहीं कंप्लीट कर दूंगा। अगर इस अकबर से रिलेटेड मुद्दों को पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे जहांगीर से संबंधित मुद्दों को, और आप लोगों से मेरा यही कहना होगा कि इन सारे तथ्यों का बौछार जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे प्रोत्साहन की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहेगा ताकि हमारी मनोबल बढ़े और मैं निरंतर ऐसे ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहूं। तो मिलता हूं मैं अपनी अगली क्लास में, जहां बातचीत करूंगा मैं आपसे अकबर से रिलेटेड पार्ट 3 की वीडियो लेकर के जो आऊंगा उसमें अकबर को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।